सुपर आर्यन एपिसोड 126 से लेकर 130 तक। आर्यन की मां अरुणिमा आर्यन को अपने अतीत की कहानी सुना रही थी, जिसमें वो आगे बताती है कि विश्वलोक का युवराज मेरे पिता को आदेश देता है कि वो अपनी बेटी अरुणिमा को मुझे सौंप दे ताकि वो उसके बच्चे को जन्म दे सके। आर्यन अपनी मां की बात सुनकर बोला, मां तो नाना जी ने क्या फैसला लिया और आप पापा से कैसे मिली? अपने बेटे की बात सुनकर अरुणिमा बोली, मेरे पिता ने युवराज की बात सुनकर कहा, क्षमा करें युवराज, मैं आपको अपनी बेटी नहीं दे सकता। इतना सुनते ही युवराज विषदंत ने अपनी तलवार निकाल ली और मेरे पिता के गर्दन पर लगा दिया और बोला, एक अवसर और देता हूँ, सौंप दे मुझे अपनी बेटी। गर्दन पर तलवार होते हुए भी मेरे पिता नहीं डरे और बोले, अगर ऋषि की भविष्यवाणी सच्ची है तो मेरा नाती जरूर जन्म लेगा और वो तुमसे मेरी मौत का बदला जरूर लेगा। विषदंत, चल मार दे मुझे, लेकिन मैं अपनी बेटी तुम जैसे अहंकारी को नहीं ले जाने दूंगा। पिताजी के मुंह से इतना सुनते ही विषदंत का क्रोध भड़क गया और वो पिताजी को मारने ही वाला था, तभी मैं सामने आ गई और चलने के लिए मान गई, जिसे सुनकर उसने मेरे पिता को छोड़ दिया और मुझे लेकर जाने लगा। मेरे पिता कुछ नहीं कर पा रहे थे रोने के सिवाय। मेरी माँ और छोटा भाई जो उस वक्त केवल 12 वर्ष का था, वो गुस्से में युवराज को घूरने हुए पिताजी को संभाल रहा था। आर्यन की माँ अरुणिमा जब ये बोल रही थी, उस वक्त उनके आंखों में आंसू आ गए थे। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने अपने आंसू पोंछे और फिर से बोलना शुरू किया। वो दुष्ट विषदंत मुझे अपनी घोड़ा गाड़ी में बैठकर ले जाने लगा और मेरे परिवार के सदस्य रो रहे थे, लेकिन मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पा रही थी। जैसे ही विषदंत का काफिला एक सुनसान जगह पर पहुंचा जहां कोई नहीं था, काफिला तेजी में साम्राज्य की राजधानी की तरफ बढ़ रही थी। तभी काफिले के सामने एक व्यक्ति प्रकट हुआ। वो वही ऋषि थे जिन्होंने भविष्यवाणी की थी। उस ऋषि को देखकर विषदंत आगे बढ़ा और अहंकार से भरे स्वर में बोला, बोलिए ऋषिवर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? विषदंत की बात सुनकर ऋषि बोले, जिस कन्या को तुम जबरदस्ती लेकर जा रहे हो उसे छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारे कुल को बचाने वाला कोई नहीं होगा। ऋषि की बात सुनकर विषदंत जोर जोर से हंसने लगा और बोला, ऋषिवर, ये तो असंभव है। आप ही के जैसे एक ऋषि ने भविष्यवाणी की है कि इससे जन्मा बच्चा एक महान योद्धा होगा और 8 लोकों पर राज करेगा। विषदंत की बात सुनकर ऋषि ने कहा, मैं जानता हूं कि क्या भविष्यवाणी हुई है, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, उस बच्चे के बारे में। ऋषि की बात सुनकर विषदंत सोच में पड़ गया और बोला, वो क्या बात है? ऋषिवर, इसका जो पुत्र होगा वो अजय अवश्य होगा, लेकिन कोई भी बंधन उसे रोक नहीं पाएगा न्याय करने से। गलत करने वाला कोई भी वो उसे सजा जरूर देगा। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इसके पुत्र को तुम नियंत्रण में रखोगे तो भूल जाना, क्योंकि जैसी ही उसकी आयु 15 वर्ष होगी उस अपने अस्तित्व का ज्ञान हो जाएगा। इसमें उसे किसी की सहायता नहीं चाहिए। उसके बाद वो तुम्हारे बड़े पुत्र का रक्षक नहीं काल बनेगा। ऋषि की ये बात सुनते ही विषदंत कुछ पल के लिए डर गया, लेकिन तुरंत उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो बोला, ऋषिवर, अगर इस अरुणिमा का होने वाला बच्चा मेरे पुत्र का काल बनेगा तो मैं इस अरुणिमा को इसी वक्त खत्म कर दूंगा। इतना बोलकर विषदंत अपनी तलवार लेकर मेरी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर ऋषि ने कुछ मंत्र पढ़े जिससे उस जगह पर मौजूद हर कोई बेहोश हो गया। मैं भी। जब मुझे होश आया तो मैं एक कुटिया में थी। कुटिया में चारों तरफ देखने के बाद मैं कुटिया से बाहर निकली तो मुझे ऋषि दिखे जो कुछ काम कर रहे थे। ऋषि को काम करते देखकर मैं उनके पास गई और प्रणाम करते हुए बोली, प्रणाम ऋषिवर। ऋषिवर, ये कौन सी जगह है? बहुत ठंड है यहाँ। मेरी बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम इस वक्त जल लोक में हो बेटी, और आज से तुम्हारी नई यात्रा यहीं से शुरू होगी। इसी तरह मैं पहले जल लोक आई और उसके बाद तुम्हारे पिता से मिली, लेकिन किसी तरह विषदंत ने मेरा पता लगा लिया और हम दोनों पर हमला करवा दिया। अपनी माँ की बात सुनकर आर्यन गुस्से में बोला, इसका आपकी जो हालत हुई है उसका जिम्मेदार विषदंत है। इस वक्त आर्यन की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। कोई भी देख लेता तो उससे डर जाता। अरुणिमा कुछ बोलती इससे पहले सभी के कानों में एक आवाज सुनाई दी, तुमने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? इस आवाज को सुनकर सबने दरवाजे की तरफ देखा तो उन सबको वहां महाराज हर्ष दिखे। महाराज को देखकर अरुणिमा बोली, महाराज आप कब आए? पता भी नहीं चला। जब तुमने अपना अतीत बताना शुरू किया था तब से मैं दरवाजे पर ही था। ये छोड़ो कि मैं कब आया, ये बताओ तुमने मुझे भविष्यवाणी के बारे में कभी भी क्यों नहीं बताया? महाराज हर्ष बोले। महाराज हर्ष की बात सुनकर अरुणिमा बोली, महाराज मैं आपको बताना चाहती थी लेकिन नहीं बता पाए, मजबूरी थी। मजबूरी? क्या मजबूरी थी तुम्हारी? महाराज हर्ष बोले, ऋषि का आदेश था कि मैं भविष्यवाणी का राज किसी के सामने नहीं खोलूं, यहाँ तक कि अपने पति के सामने भी नहीं। तब तक तो बिल्कुल है, जब तक मेरा बच्चा 15 साल का नहीं हो जाता। अरुणिमा बोली, पर ऐसा क्यों? महाराज हर्ष आश्चर्य के साथ बोले, मुझे नहीं मालूम। अरुणिमा बोली। अरुणिमा की बात सुनकर हर्ष सोचने लगे। तभी उनकी नजर आर्यन पर पड़ी, जो पता नहीं कब खिड़की के पास पहुंच गया और कुछ सोचने लगा। आर्यन कुछ सोचते देखकर महाराज हर्ष उसके पास गए और बोले, आर्यन तुम क्या सोच रहे हो? पिताजी, मैं ये सोच रहा हूँ कि आखिर वो ऋषि कौन है। जब मैं दूसरी दुनिया में था तब भी मैंने ऐसे ही ऋषि के बारे में सुना था जिन्होंने
सुयांश को एक हथियारों के दुकानदार के पास छोड़ा था और बोला था कि एक दिन इस तलवार का धारक आएगा और इसे ले जाएगा। आर्यन अपने पिता को देखते हुए बोला। आर्यन की बात सुनकर सभी सोच में पड़ गए। सभी थोड़े चिंतित भी लग रहे थे। सभी की चिंता को देखकर आर्यन बात बदलते हुए बोला, छोड़िए उस ऋषि को, किसी न किसी दिन आएंगे हम दोनों सामने, उस वक्त मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल जाएगा। तुमने ठीक कहा आर्यन, जो होगा देखा जाएगा, अभी क्यों चिंता करना। महाराज हर्ष बोले। अपने पिता की बात सुनने के बाद आर्यन अपनी माँ से बोला, माँ क्या आपको नाना नानी की कोई खबर मिली है, क्या वो सब ठीक है। आर्यन की बात सुनकर अरुणिमा उदास हो गई और उदास स्वर में बोली, नहीं, कुछ पता नहीं चला कि वो किस हालत में है। अपनी माँ को उदास देखकर आर्यन उनके पास बैठते हैं। बोला, माँ आप चिंता मत कीजिए, एक दिन मैं विश्लोक जाऊंगा और आपको नाना नानी से मिलवा कर रहूंगा। आर्यन की बात सुनकर उसकी माँ चिंतित स्वर में बोली, नहीं तुम वहां नहीं जा सकते हो, वहां बहुत खतरा है। अपनी माँ को चिंतित देखकर आर्यन बोला, माँ मैं अभी थोड़े ही जा रहा हूँ, कुछ समय बाद जाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा। आर्यन कुछ देर और अपनी माँ के साथ रुका। उसके बाद वो वहां से निकलने से पहले बोला, माँ मैं थोड़ा बाजार से होकर आता हूँ, मुझे कुछ काम है। ठीक है जाओ, लेकिन जल्दी आना, अरुणिमा बोली। अपनी माँ की बात सुनकर आर्यन वहां से निकल गया। आर्यन राजमहल से निकलकर बाजार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में जो भी उसे देखता सम्मान से सिर झुकाता। आर्यन अपने घोड़े पर सवार था। लगभग 15 मिनट बाद आर्यन स्वर्गीय औषधिगृह के सामने खड़ा था। कुछ पल स्वर्गीय औषधिगृह के बोर्ड को देखने के बाद आर्यन अंदर चला गया। आर्यन के अंदर जाते ही औषधिगृह के कई सेवक उसके पास आए। एक सेवक बोला, युवराज आर्यन आपको क्या चाहिए। उस सेवक की बात सुनकर आर्यन ने एक पल उसे देखा और बोला, मुझे इस औषधिगृह के प्रभारी राजवीर से मिलना है, वो कहाँ है। आर्यन ने इतना बोला ही था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, मैं यहाँ हूँ युवराज आर्यन। ये आवाज राजवीर की थी जो आर्यन के पीछे खड़े थे। राजवीर को देखकर सभी सेवकों ने प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनके जाने के बाद राजवीर आर्यन के पास आकर मुस्कुराते हुए बोला, कुछ ही समय में बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं युवराज। राजवीर को देखकर आर्यन बोला, मैंने तो सोचा था कि आप मुझे यहाँ नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई भी व्यक्ति उसी राज्य के युवराज के सामने ये बोलकर कि वो इस राज्य पर अपना दबदबा बनाना चाहता है, ये बोलकर यहाँ रुकेगा थोड़े ही। आर्यन की बात सुनकर राजवीर मुस्कुराया और बोला, युवराज आर्यन क्या हम अंदर बैठकर बात कर सकते हैं। जी जरूर, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, मुझे लगा कि आप मेरे राज्य के शत्रु हैं, तो फिर आपको स्वर्गीय औषधिगृह के मुख्य अधिकारी भी नहीं बचा पाएंगे। आर्यन ने कहा, जी जरूर, आइए मेरे पीछे। इतना बोलकर राजवीर आर्यन को लेकर सीढ़ी के रास्ते स्वर्गीय औषधिगृह के दूसरे मंजिल पर ले गया, जहां राजवीर का कार्यालय था। अपने कार्यालय में पहुंचने के बाद राजवीर आर्यन को सोफे पर बैठाते हुए बोला, तो बताइए युवराज क्या पियेंगे, औषधीय शराब या औषधीय चाय। राजवीर की बात सुनकर आर्यन बोला, इस वक्त तो मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, वो दीजिए, उसके बाद मैं निर्णय लूंगा कि मुझे शराब चाहिए कि चाय। तो फिर ठीक है, सुनिए। इतना बोलकर राजवीर कुछ पल मौन रहे, उसके बाद बोले, मैं आपकी छोटी माँ का भाई हूँ, इस नाते से मैं आपका मामा लगता हूँ। राजवीर का ये परिचय सुनकर आर्यन भौचक्का रह गया। उसने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। वो तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके राजवीर को ही देखे जा रहा था। आर्यन की ये हालत देखकर राजवीर बोला, मैं जानता हूँ युवराज, अपने इस जवाब की उम्मीद नहीं की थी। राजवीर की आवाज सुनकर आर्यन होश में आया और बोला, आप जो बोल रहे हैं वो सच है या झूठ। देखिए सच बताइए, वरना अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो राजमहल जाकर पता कर लीजिए। आपके पिता और छोटी माँ को मेरे यहाँ होने के बारे में सब कुछ मालूम है। राजवीर ने कहा, वो तो मैं पूछ लूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, आपकी ये बात झूठ निकली तो मैं इसी वक्त यहाँ आऊंगा, उसके बाद आपको मेरे वार से कोई नहीं बचा पाएगा। आर्यन इतना बोलकर राजवीर के कार्यालय से निकलकर जल्दी ही औषधिगृह से निकल गया और अपने घोड़े पर बैठकर तेजी में राजमहल की तरफ चल पड़ा। बहुत जल्द ही आर्यन राजमहल पहुंच गया और एक सेवक से पूछा, पिताजी कहाँ है। उस सेवक ने आर्यन के सामने सर झुकाते हुए जवाब दिया, महाराज इस वक्त अपने कक्ष में है। उस सेवक की बात सुनकर आर्यन सीधे अपने पिता के कमरे की तरफ चल पड़ा। महाराज हर्ष के कमरे के बाहर 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। जैसे ही उन दोनों ने आर्यन को देखा, सर झुकाते हुआ दोनों एक साथ बोला, युवराज की जय हो। पिताजी इस वक्त क्या कर रहे हैं। आर्यन बोला, युवराज महाराज इस वक्त आराम कर रहे हैं, उन्होंने कहा है जब तक कोई जरूरी काम नहीं हो कोई उन्हें परेशान ना करे, एक सैनिक बोला। सैनिक की बात सुनकर आर्यन एक कदम आगे बढ़ा और कमरे का दरवाजा खुद से खटखटाया। आर्यन ने जैसे ही दरवाजा खटखटाया, अंदर से एक आवाज आई, कौन है। उस आवाज को सुनकर आर्यन बोला, पिताजी मैं हूँ आर्यन। आर्यन के इतना बोलने के कुछ पल बाद ही दरवाजा खुल गया। दरवाजा खुलते ही आर्यन के सामने उसके पिता खड़े थे। आर्यन को देखकर महाराज हर्ष बोले, आर्यन तुम यहाँ, क्या कोई जरूरी काम था। क्या सच में राजवीर हर्षित का मामा है, और क्या आर्यन विषदंत ने बदला लेने विश्लोक जाएगा। एपिसोड 127। आर्यन अपने पिता के कमरे में राजवीर की सच्चाई पूछने पहुंच गया था।
वो उस वक्त आराम कर रहे थे। जैसे ही आर्यन ने दरवाजा खटखटाया तो महाराज हर्ष पता चला कि आर्यन आया तो महाराज हर्ष ने दरवाजा खोलकर आर्यन से बोले, क्या बात है, कोई काम था? जी पिताजी, वो मुझे आपसे कुछ पूछने था, आर्यन ने कहा। पहले अंदर आओ, उसके बाद बताओ क्या पूछना चाहते हो, महाराज हर्ष ने कहा। अपने पिता की बात सुनकर आर्यन कमरे के अंदर चला गया। उसके बाद बोला, पिताजी क्या स्वर्गीय औषधिगृह के राजवीर हर्षित के मामा है? आर्यन ने सीधे ही सवाल पूछ लिया। आर्यन का सवाल सुनकर महाराज हर्ष बोले, हाँ हर्षित के मामा है। लेकिन तुम्हें ये कैसे पता चला कि राजवीर हर्षित के मामले है? वो उन्होंने ही बताया है, वो आज मैं वहां गया था उनसे कुछ बात करने, आर्यन ने कहा। क्या बात करने गए थे तुम? महाराज हर्ष बोले, कुछ खास नहीं, आप आराम कीजिए, मैं थोड़ा ध्यान करने आयामी दुनिया जा रहा हूँ, बहुत दिनों से वहाँ नहीं गया हूँ। अगर कोई जरूरी काम हो तो मेरे कमरे में किसी को भेज दीजिएगा और अगर मैं वहाँ नहीं मिलूँ तो मुझे पुकार लीजिएगा, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँच जाएगी, आर्यन बोला। ठीक है, तुम जाओ, महाराज हर्ष बोले। अपने पिता से अनुमति लेकर आर्यन कमरे से निकल गया और अपने कमरे की तरफ चल पड़ा। कुछ ही समय में आर्यन आने कमरे में पहुंच गया। आर्यन का कमरा बहुत ही आलीशान था, एक युवराज के लायक। कमरे में जाते ही आर्यन ने आयामी द्वार खोला और अंदर चला गया। जब आर्यन आयामी दुनिया के अपने हवेली में गया तो वहां उसने ब्लैकी को हॉल में सोते देखा। ब्लैकी को देखकर आर्यन बोला, क्या हाल है ब्लैकी? आर्यन की आवाज सुनकर ब्लैकी ने पानी आंखें खोलते हुए कहा, मैं ठीक हूँ, तुम अपना बताओ। ठीक हूँ, मैं लाइब्रेरी में जा रहा हूँ, चलोगे? आर्यन ब्लैकी से बोला। लाइब्रेरी? लेकिन क्यों, कोई जानकारी चाहिए? ब्लैकी बोला, हाँ, वो मैं अपने दोनों आयामी दुनिया को एक करना चाहता हूँ, उसी के बारे में जानकारी चाहता हूँ। देखता हूँ लाइब्रेरी के किताबों में कोई ऐसी किताब है कि नहीं जो आयामी दुनिया को विकसित करने की जानकारी रखता हो, आर्यन ने कहा। चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ, किताब ढूंढने में। इतना बोलकर ब्लैकी आर्यन के साथ चल दिया लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी में पहुंचकर आर्यन और ब्लैकी किताब ढूंढने लगे। आज तक लाइब्रेरी के हजारों किताबों में कौन कौन सी किताब है आर्यन जान नहीं पाया था, लेकिन आर्यन को विश्वास था कि आयामी दुनिया के बारे में कोई न कोई जानकारी लाइब्रेरी में उसे मिल ही जाएगी। करीब 2 घंटे तक किताबों को छानने के बाद भी आर्यन को आयामी दुनिया वाली किताब नहीं मिली, लेकिन अब भी करीब 1000 किताब बाकी थी जिसे आर्यन ने नहीं देखा था। आर्यन किताबों को ढूंढ ही रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, बड़े भाई मुझे आपसे मिलना है। उस आवाज को सुनकर आर्यन बोला, हर्षित, वो मुझे क्यों ढूंढ रहा है? वो आवाज हर्षित की थी जो आर्यन के कमरे में आया था किसी काम से। हर्षित की आवाज सुनकर आर्यन ब्लैकी से बोला, ब्लैकी तुम किताब ढूंढो, मैं हर्षित से मिलकर आता हूँ। इतना बोलकर ब्लैकी के जवाबों का इंतजार किए बिना आर्यन लाइब्रेरी से निकलकर हवेली से बाहर आ गया। बाहर आते ही आर्यन ने आयामी दुनिया का द्वार खोला और अपने कमरे में पहुंच गया। अपने कमरे में पहुंचकर आर्यन देखता है कि वहां हर्षित अकेले नहीं था, उसके साथ कार्तिक और धनंजय भी था। जैसे ही तीनों ने आर्यन को देखा, तीनों खुश हो गए। हर्षित तो आर्यन के गले लग गया। तुम तीनों इस वक्त यहाँ कुछ काम था? आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर कार्तिक आर्यन से बोला, वो हम ये पूछने आए थे कि आप गुरुकुल कब जा रहे हैं, क्या तुम दोनों भी गुरुकुल जाने वाले हो? उनके सवाल के बदले में आर्यन ने भी सवाल कर दिया। हाँ, हम भी रत्नाकर गुरुकुल जा रहे हैं, कार्तिक बोला। वो अच्छा, वैसे ये बताओ अपने राज्य से रत्नाकर गुरुकुल कौन कौन जा रहा है? आर्यन ने पूछा। हम 3 ही है, वैसे तो अलग अलग गुरुकुल में हमारे राज्य से कई योद्धा जा रहे हैं, लेकिन रत्नाकर में हम 3 ही है, धनंजय ने कहा। धनंजय की बात सुनकर आर्यन ने कुछ पल सोचा और उसके बाद बोला, एक काम करो, तुम तीनों भी हमारे साथ आयामी दुनिया चलो, आगे की बात वही करेंगे, चलो हर्षित। इतना बोलकर आर्यन आयामी द्वार से अंदर चला गया। उसके पीछे पीछे हर्षित, कार्तिक और धनंजय भी आयामी दुनिया में चले गए। आयामी दुनिया में जाने के बाद आर्यन उन तीनों के साथ सीधे लाइब्रेरी में चला गया। वहां पहुंचते ही चारों ने देखा कि ब्लैकी हवा में उड़ते हुए एक किताब पढ़ रहा है। ब्लैकी को देखकर आर्यन बोला, ब्लैकी किताब मिला क्या? आर्यन की आवाज सुनकर ब्लैकी ने नीचे देखा और बोला, हाँ, एक तो मिली है, उसे ही देख रहा हूँ, तुम ढूंढो, शायद 1-2 और किताब मिल जाए। आर्यन और ब्लैकी की बात सुनकर हर्षित बोला, बड़े भाई आप कौन सी किताब ढूंढ रहे हो? हर्षित की बात सुनकर आर्यन बोला, वो हम आयामी दुनिया की किताब ढूंढ रहे हैं। आर्यन ने इतना बोलकर एक नज़र कार्तिक और धनंजय पर डाली तो आर्यन को दिखा कि दोनों आंखें फाड़े लाइब्रेरी की किताबों को ही देख रहे थे। उनकी ये हालत देखकर आर्यन मुस्कुराया और उन दोनों से बोला, क्या हुआ तुम दोनों को? आर्यन की आवाज सुनकर दोनों होश में आए। होश में आते ही कार्तिक बोला, युवराज आपके पास कुल कितनी किताब है? कार्तिक की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और बोला, कभी गिनती नहीं की है कि ये कुल कितनी किताब है, लेकिन एक अनुमान है कि 5000 से ऊपर ही होंगी। 5000 शब्द सुनकर कार्तिक, धनंजय के साथ साथ हर्षित के भी मुंह खुले के खुले रह गए। उनके मुंह से एक ही शब्द निकल रहा था, 5000, 5000। कुछ समय बेशुद्ध रहने के बाद धनंजय बोला, युवराज इतना किताब तो किसी गुरुकुल के पास ही होगा या उनके पास भी नहीं?
धनंजय की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और किताब ढूंढने लगा। हर्षित, धनंजय और कार्तिक ने एक एक किताब उठा लिया और पढ़ने लगे, लेकिन उन्हें कुछ ज्यादा समझ नहीं आ रहा था। करीब आधे घंटे बाद आर्यन को एक किताब मिली जिसका टाइटल था आयामी दुनिया को कैसे विकसित करें। उस किताब को देखकर आर्यन खुशी से बोला, मिल गया किताब। आर्यन की खुशी भरी आवाज सुनकर लाइब्रेरी में उपस्थित चारों आर्यन को देखने लगे। आर्यन को खुश देखकर चारों समझ गए कि आर्यन जो ढूंढ रहा था वो उसे मिल गया है। आयामी दुनिया का किताब लेकर आर्यन चारों के पास आया और किताब दिखाते हुए बोला, मिल गया किताब। उस आयामी दुनिया लिखा देखकर कार्तिक बोला, युवराज ये किताब आयामी दुनिया के बारे में है। हाँ, ये आयामी दुनिया की किताब है, आर्यन बोला। इतना बोलकर आर्यन कुछ पल किताब को देखा। उसके बाद आर्यन धनंजय और कार्तिक से बोला, क्या तुम लोगों को मुझसे और कोई काम है तो बता दो, नहीं तो 3 से 4 दिन तक मैं किसी से नहीं मिलूंगा। आर्यन की बात सुनकर दोनों ने कुछ सोचा। उसके बाद पहले कार्तिक बोला, युवराज आप सिर्फ ये बता दीजिए कि आप गुरुकुल कब जाएंगे और क्या मैं एक किताब रख सकता हूँ कुछ समय के लिए। हाँ रख सकते हो, और रही गुरुकुल जाने की बात तो मैं 10 दिन बाद जाऊंगा। और कोई सवाल? आर्यन बोला। नहीं कोई सवाल नहीं, कार्तिक अपना सिर हिलाते हुए बोला। तो ठीक है, मैं तुम तीनों को आयामी द्वार तक छोड़ देता हूँ। इतना बोलकर आर्यन बाहर की तरफ जाने लगा। उसके पीछे पीछे हर्षित, धनंजय और कार्तिक भी जाने लगे। आयामी द्वार के पास पहुंचकर आर्यन ने द्वार खोला और उन तीनों को भेज दिया। भेजने से पहले आर्यन हर्षित से बोला, अपना ख्याल रखना हर्षित, मैं 3-4 दिनों बाद मिलूंगा। ठीक है भाई। इतना बोलकर हर्षित आयामी द्वार के अंदर चला गया। हर्षित के जाने के बाद आर्यन हवेली में आकर सीधे लाइब्रेरी गया और किताब पढ़ने लगा। ब्लैकी भी एक किताब पढ़ रहा था। आयामी दुनिया में 3 घंटे बीत गए थे। आर्यन अब भी किताब पढ़ रहा था। कुछ मिनट और किताब पढ़ने के बाद आर्यन अपनी जगह से उठा और बोला, ब्लैकी मुझे आयामी दुनिया को विकसित करने का तरीका मिल गया है। आर्यन को खुश देखकर ब्लैकी ने कहा, क्या है तरीका? आयामी दुनिया को विकसित करने के लिए हमें एक आयामी मोती की जरूरत होगी, लेकिन इससे ज्यादा विकसित नहीं पाएगा। आयामी दुनिया अगर हम ज्यादा विकसित करना है तो हमें आयामी मोती के साथ साथ एक आयामी दुनिया चाहिए जो मेरे पास है। अब हमें सिर्फ आयामी मोती चाहिए, आर्यन ने कहा। आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी कुछ सोचने लगा। कुछ देर सोचने के बाद ब्लैकी बोला, मुझे लगता है आयामी मोती मेरे पास है। ब्लैकी की बात सुनकर आर्यन चौंकते हुए बोला, क्या तुम सच बोल रहे हो? तुम्हारे पास आयामी मोती है? शायद आयामी झोले में जो हमें काला पर्वत पर मिला था। इतना बोलकर ब्लैकी लाइब्रेरी में इधर उधर देखने लगा। कुछ पल ऐसा करने के बाद ब्लैकी को एक रैक में एक झोला दिखाई दिया। ये वही आयामी झोला था जिसकी सहायता से आर्यन काला पर्वत का सारा किताब आयामी दुनिया में लाया था। झोला मिलने के बाद ब्लैकी ने कुछ पल उस झोले की जांच की। कुछ पल बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसी वक्त झोले से एक सफेद चीज बाहर निकली। वो थी आयामी मोती। आयामी मोती को देखकर आर्यन खुश हो गया और उसे पकड़ लिया। आयामी मोती को पकड़ने के बाद आर्यन बोला, ब्लैकी तुम्हें मेरी मदद करनी होगी दोनों आयामी दुनिया को मिलाने में, क्योंकि इसमें अत्यधिक ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी। ठीक है आर्यन, मैं मदद करूंगा, लेकिन आयामी दुनिया को एक करने के लिए हमें ऐसी जगह चाहिए जो ऊर्जा के दबाव को सह सके और जहां अधिक मात्रा में ऊर्जा हो, ब्लैकी बोला। ब्लैकी की बात सुनकर आर्यन बोला, सही बोल रहे हो। अगर हम आयामी दुनिया में रहते तो आसानी से कर लेते, लेकिन आयामी दुनिया को विकसित करते समय हम इस दुनिया में नहीं रह सकते हैं। सही बोल रहे हो तुम। अगर हम इस दुनिया में रहे तो न जाने कब तक कैद रहेंगे, इसलिए हमें कहीं बाहर ही ऐसी जगह खोजनी होगी, ब्लैकी ने कहा। ठीक है, बाहर जाकर देखता हूँ कोई ऐसी जगह है कि नहीं जहां ऊर्जा शक्ति अधिक हो। तुम रुको, मैं पता करके आता हूँ। इतना बोलकर आर्यन आयामी दुनिया से निकलकर अपने कमरे में आ गया। आर्यन कमरे में लौटते ही अपने कमरे से निकल गया और कुछ ही समय में एक कमरे से सामने के सामने पहुंच गया। उस कमरे के बाहर 2 सैनिक पहरा दे रहे थे। आर्यन उनसे बोला, दादा महाराज अंदर है। आर्यन की बात सुनकर सैनिक सर झुकाते हुए बोला, जी युवराज, पूर्व महाराज अंदर ही है, वो राजगुरु से बात कर रहे हैं। सैनिक की बात सुनकर आर्यन एक पल सोचा और खुद से बोला, राजगुरु क्यों आए हैं? राजगुरु अपने आश्रम में रहते थे जो राजमहल के पूर्व दिशा में स्थित के पहाड़ी पर बना हुआ था। वो तभी राजमहल आते थे जब कोई जरूरी काम होता था। राजगुरु बहुत ही ज्ञानी थे, इसलिए उनका सम्मान पूरे राज्य में सबसे अधिक था। कुछ देर सोचने के बाद आर्यन ने खुद से दरवाजा खटखटाया। आर्यन के दरवाजा खटखटाते ही अंदर से आवाज आए, अंदर आ जाओ। अंदर से आ रही आवाज को सुनते ही आर्यन ने दरवाजा खोला और अंदर चला गया। जैसे ही दादा महाराज ने देखा कि आर्यन आया है, वो खुशी से बोले, आर्यन मेरे बच्चे तुम यहाँ, इनसे मिलो, ये है हमारे राज्य के राजगुरु। दादा महाराज की बात सुनकर आर्यन ने राजगुरु की तरफ देखा। आर्यन को दिखा कि राजगुरु की उम्र उसके दादा महाराज के बराबर ही है। उनके चेहरे का तेज बता रहा था कि वो कोई साधारण आदमी नहीं है। आर्यन राजगुरु के पैर छूते हुए बोला, प्रणाम राजगुरु। आर्यन को प्रणाम करते देखकर राजगुरु आर्यन के सिर पर हाथ रखते हुए बोले, विजय भव। आर्यन, आखिर राजगुरु क्यों आए हैं? राजमहल और क्या आर्यन आयामी दुनिया को विकसित कर पाएगा? एपिसोड 128।
आर्यन अत्यधिक ऊर्जा वाले स्थान का पता लगाने के लिए दादा महाराज के पास आया था। वहां वो राजगुरु से मिला जो कभी कभार ही राजमहल आते थे। आर्यन ने अपने दादा महाराज और राजगुरु को प्रणाम किया। दोनों को प्रणाम करने के बाद आर्यन वही खड़ा रहा। आर्यन को खड़ा देखकर दादा महाराज बोले, आर्यन बताओ किस काम से आए थे। दादा महाराज के पूछने पर आर्यन बोला, दादा महाराज मुझे पूछना था कि क्या राजमहल के आसपास कोई ऐसी जगह है जहां ऊर्जा अधिक मात्रा में हो। आर्यन की बात सुनकर दादा महाराज कुछ सोचने लगे। दादा महाराज सोच ही रहे थे तभी राजगुरु बोल पड़े, एक जगह है, लेकिन तुम्हें ऐसी जगह क्यों चाहिए। राजगुरु की बात सुनकर आर्यन खुश हो गया और राजगुरु की तरफ देखते हुए बोला, वो राजगुरु मुझे आयामी दुनिया को विकसित करने के लिए अधिक मात्रा में ऊर्जा चाहिए। दुनिया है। आर्यन की बात सुनकर राजगुरु आश्चर्य में आर्यन को देखने लगे। कुछ पल आर्यन को देखने के बाद राजगुरु बोले, तुम्हारे पास आयामी। जी राजगुरु, आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। आर्यन की बात सुनकर राजगुरु ने कहा, तो क्या तुम्हें आयामी दुनिया को विकसित करने का ज्ञान है। जी राजगुरु, मेरे पास एक किताब जिसमें आयामी दुनिया की सारी जानकारी है, आर्यन ने कहा। इतना बोलकर कुछ पल मौन रहने के बाद आर्यन बोला, राजगुरु वो जगह कहाँ है जहाँ ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में है। मेरे आश्रम के पास एक गुफा है जिसमें तुम्हें अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा मिल सकती है। मैं बहुत समय से वही तपस्या कर रहा था, राजगुरु ने कहा। राजगुरु की बात सुनकर आर्यन खुश होते हुए बोला, राजगुरु क्या मैं उस जगह का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जरूर, तुम उस जगह का इस्तेमाल कभी भी कर सकते हो, आखिर तुम इस राज्य के युवराज हो, इस राज्य के हर चीज पर अधिकार है। राजगुरु मुस्कुराते हुए बोले। राजगुरु की अनुमति मिलते ही आर्यन खुश हो गया और बोला, तो राजगुरु कब मैं वहां जा सकता हूँ। कुछ देर में मैं जाने वाला हूँ, तुम मेरे साथ ही चलना, राजगुरु बोले। ठीक ही राजगुरु, मैं थोड़ी तैयारी कर लेता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। आर्यन इतना बोलकर राजगुरु और दादा महाराज को प्रणाम किया और जाने लगा। आर्यन को जाते देखकर दादा महाराज बोले, आर्यन तुम गुरुकुल कब जाने वाले हो। दादा महाराज की बात सुनकर आर्यन के कदम रुक गए। वो दादा महाराज की तरफ मुड़ते हुए बोला, दादा महाराज मैं 10 दिन बाद गुरुकुल जाऊंगा। ठीक है, अब तुम जाओ, दादा महाराज ने कहा। दादा महाराज की अनुमति मिलते ही आर्यन उनके कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ गया और आयामी दुनिया का द्वार खोलकर अंदर चला गया। अंदर जाते ही आर्यन ने ब्लैकी को बता दिया कि उसे अत्यधिक ऊर्जा वाला स्थान मिल गया है। आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी खुश होते हुए बोला, कहाँ है वो जगह, बताता हूँ, लेकिन वहां जाने से पहले मैं कुछ तैयारी कर लेता हूँ, कुछ अंदरूनी ऊर्जा गोली बना लेता हूँ। आर्यन ने कहा। अंदरूनी ऊर्जा गोली बनाने के लिए आर्यन को जड़ी बूटी कहीं और से लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आयामी दुनिया में उसे हर तरह की जड़ी बूटी मिल सकती थी। आर्यन ब्लैकी से बात करने के बाद आर्यन जड़ी बूटी ढूंढने के लिए हवेली से बाहर निकलकर आसपास लगे जड़ी बूटी को देखने लगा। कुछ देर जड़ी बूटी खोजने के बाद आर्यन को सभी जड़ी बूटी मिल गई। जड़ी बूटी मिलने के बाद आर्यन हवेली के अंदर आ गया और कढ़ाई बर्तन के साथ साथ सारी जरूरत का सामान निकाल लिया। उसके बाद आर्यन आग जलाने के बाद जब कढ़ाई गर्म हो गई, उसके बाद वो एक एक करके जड़ी बूटी कढ़ाई में डालने लगा। साथ में आर्यन ने कढ़ाई में थोड़ी सी सफेद तरल भी डाल दिया। उसके पास सफेद तरफ की कोई कमी नहीं थी। लगभग 4 घंटे की मेहनत के बाद आर्यन के हाथों में करीब 20 दूसरे स्तर की अंदरूनी ऊर्जा गोली थी। आर्यन ने उन सबको बोतल में रख दिया। उसके बाद वो उठा और ब्लैकी के पास गया। वो सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। आर्यन को देखकर ब्लैकी बोला, आर्यन तुम्हें अब तिलिस्मी कढ़ाई खरीद लेनी चाहिए। इस साधारण कढ़ाई में गोली तो बन जाती है, लेकिन तिलिस्मी कढ़ाई की गोली बेहतरीन होती है। तिलिस्मी कढ़ाई साधारण कढ़ाई से काफी अलग होता था। तिलिस्मी कढ़ाई का इस्तेमाल दवाई बनाने के लिए वही कर सकता था जिसके पास अग्नि तत्व की शक्ति हो, क्योंकि तिलिस्मी कढ़ाई में जरूरत पड़ने वाली आग को अंदरूनी ऊर्जा से नियंत्रित करना होता था। ब्लैकी की बात सुनकर आर्यन बोला, तुमने सही कहा, मुझे एक तिलिस्मी कढ़ाई खरीद लेनी चाहिए। मेरी काबिलियत के स्तर के अनुसार मैं उसका इस्तेमाल बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। कुछ देर और ब्लैकी से बात करने के बाद आर्यन आयामी दुनिया से निकलकर अपने कमरे में आ गया। आर्यन कमरे में आया ही था तभी किसी ने उसके कमरे के दरवाजे को खटखटाया, जिसे सुनकर आर्यन ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक सैनिक खड़ा था। आर्यन को देखते ही वो सैनिक आर्यन के सामने सिर झुकाते हुए बोला, युवराज आपको पूर्व महाराज ने बुलाया है। ठीक है, तुम चलो मैं आता हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने दरवाजा बंद कर लिया। कुछ देर बाद आर्यन दादा महाराज के कमरे में पहुंच गया। आर्यन के पहुंचने के कुछ देर बाद भी आर्यन राजगुरु के साथ उनके आश्रम की तरफ निकल गया। कुछ देर बाद आर्यन राजगुरु के आश्रम पहुंच चुका था। राजगुरु के आश्रम में कई शिष्य भी थे जो भी राजगुरु को देखता उनके सामने सिर झुकाकर प्रणाम करता। राजगुरु आर्यन को लेकर सीधे उस गुफा के पास पहुंच गए जिसके बारे में राजगुरु ने आर्यन को बताया था। उस गुफा के पास पहुंचते ही आर्यन को शक्तिशाली ऊर्जा महसूस हुई, जिसे महसूस कर आर्यन राजगुरु से बोले, राजगुरु इस जगह की ऊर्जा तो बहुत शक्तिशाली है। सही कहा तुमने, इस जगह की ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। अब तुम अपना काम करो, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर राजगुरु वहां से चले गए।
राजगुरु के जाने के बाद आर्यन गुफा के अंदर चला गया। गुफा में अंधेरा नहीं था, जिसे देखकर आर्यन ने आसपास देखा तो उसे दिखा कि गुफा की दीवारों पर तिलिस्मी पत्थर लगे हुए हैं जो गुफा को रोशन कर रहे हैं। गुफा में अंदर आने के बाद आर्यन ने एक जगह देखकर ब्लैकी को बाहर बुला लिया। ब्लैकी अपने साथ आयामी मोती और किताब लेकर आया था। ब्लैकी के आने के बाद आर्यन ने अपनी ब्रेसलेट को पहले अपनी कलाई से निकाला, उसके बाद अपनी उंगली से अंगूठी निकाली और उसे अपने सामने रख दिया। उसके बाद आर्यन ने उन दोनों के बीच आयामी मोती रख दिया। तीनों आयामी वस्तुओं को रखने के बाद आर्यन ने ब्रेसलेट की स्टोरेज से गोली की बोतल भी निकाल ली। ऐसा कह सकते हैं कि आर्यन ने स्टोरेज से सब कुछ निकाल लिया। स्टोरेज से सब कुछ निकालने के बाद आर्यन ब्लैकी की तरफ देखा और बोला, ब्लैकी शुरू करे। आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी बिना कुछ बोले आर्यन के सामने आकर बैठ गया और आर्यन के निर्देश का इंतजार करते हुए आर्यन को देखने लगा। ब्लैकी को अपने सामने देखकर आर्यन बोला, जब मैं बोलूं तभी तुम अपनी शक्ति का इस्तेमाल करना। आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी ने सहमति में सिर हिला दिया। ब्लैकी के सहमत होने के बाद आर्यन ने आयामी शक्ति मंत्र पढ़कर एक आयामी चक्र बनाया। आयामी चक्र में अनंत ब्रह्मांड की छवि दिखाई दे रही थी। आयामी चक्र बनाने के बाद आर्यन अंदरूनी ऊर्जा आयामी चक्र में समाहित करने शुरू कर दिया। कुछ पल आयामी चक्र में ऊर्जा समाहित करने के बाद आर्यन की अंदरूनी ऊर्जा निकलकर तीनों आयामी वस्तुओं में समाहित होने लगा। कुछ पल ऐसा होने के बाद अचानक हवा में 3 छवि प्रकट हो गई। उसमें से 2 छवि आर्यन के जानी पहचानी थी, जिसमें एक में हवेली और दूसरे में एक कुटिया दिख रही थी जो आर्यन के गुरुजी का था। तीसरी छवि में सिर्फ हरियाली दिखाई दे रही थी। ये आयामी मोती की दुनिया की छवि थी। तीनों छवि प्रकट होने के बाद आर्यन की अंदरूनी ऊर्जा आयामी चक्र में जाती और उससे ऊर्जा निकलकर आयामी वस्तुओं में जाने लगी। ऐसा होने के कारण आयामी दुनिया की छवि में तीनों दुनिया आपस में धीरे धीरे मिलने लगी। आर्यन अपनी अंदरूनी ऊर्जा का इस्तेमाल अधिक मात्रा में कर रहा था। 3 दिन बीत चुके थे। आर्यन 3 दिनों से सोया नहीं था, इसलिए आर्यन के चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। आर्यन के आंखों में नींद साफ दिख रही थी। आर्यन अभी भी आयामी दुनिया को एक करने में लगा हुआ था। इस बीच आर्यन में कई अंदरूनी ऊर्जा गोली खा लिया था। आर्यन ने 2 घंटे और अपनी अंदरूनी ऊर्जा का प्रयोग करता रहा। उसके बाद आर्यन ब्लैकी की ओर देखा और बोला, ब्लैकी काम पर लग जाओ। आर्यन के इतना बोलते ही ब्लैकी अपनी अंदरूनी ऊर्जा को आयामी चक्र में समाहित करना शुरू कर दिया। ब्लैकी ने जैसे ही अपनी ऊर्जा आयामी चक्र में समाहित करना शुरू किया, आर्यन ने धीरे धीरे अपनी ऊर्जा वापस ले लिया और आयामी दुनिया का निरीक्षण करने लगा। आयामी दुनिया का निरीक्षण करने के बाद आर्यन ने एक गोली खाए और ध्यान में बैठ गया। कुछ ही समय में आर्यन की अंदरूनी शक्ति वापस आने लगी। आर्यन की जगह पर कोई और होता तो उसे अधिक समय लगता। आर्यन के सोल वर्ल्ड में सफेद तरल होने का पूरा फायदा आर्यन को मिल रहा था। लगभग 2 घंटे बाद आर्यन की अंदरूनी ऊर्जा पूरी तरह से पहले जैसी हो गई थी। ध्यान से उठने के बाद आर्यन आयामी चक्र के पास बैठकर फिर से उसमें अपनी ऊर्जा समाहित करने लगा। आर्यन के ऐसा करते हुए देखकर ब्लैकी ने अपनी ऊर्जा वापस ले ली। 2 दिन और बीत गए थे। आर्यन की आंखें थकान की वजह से पूरी तरह लाल हो गई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कुछ समय आर्यन ने और अपनी ऊर्जा का प्रयोग किया तो बेहोश जरूर हो जाएगा। अपने अंदर ऊर्जा खत्म होते देखकर आर्यन ने एक गोली निकाली और खा ली। जैसे ही आर्यन ने गोली खाए, आर्यन को अपने अंदर अंदरूनी ऊर्जा महसूस होने लगी। आर्यन अब तक 10 गोली खा चुका था, अब उसके केवल 5 गोली बची थी। लगभग 3 घंटे और अंदरूनी ऊर्जा आयामी चक्र में डालने के बाद आर्यन को दिखा कि तीनों आयामी दुनिया जुड़ चुकी है, जिसे देखकर आर्यन खुश हो गया और धीरे धीरे आयामी चक्र में आयामी ऊर्जा डालना बंद कर दिया। आर्यन ने जैसे ही आयामी चक्र में ऊर्जा समाहित करना बंद किया, आयामी दुनिया की छवि धीरे धीरे गायब हो गई। छवि गायब होने के बाद आयामी चक्र 3 भागों में बंटकर तीनों आयामी वस्तुओं में समाहित हो गई। आयामी दुनिया को विकसित करने के सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद आर्यन बोला, अब 4 दिनों तक कोई भी इस आयामी दुनिया में नहीं जा सकता है। अब ये तीनों आयामी दुनिया खुद ब खुद विकसित होंगे, तब तक कोई भी इस आयामी दुनिया को नहीं खोल सकता है। इतना बोलकर आर्यन ने अपनी ब्रेसलेट और अंगूठी पहन ली और आयामी मोती को ब्रेसलेट में रख लिया। उसके बाद आर्यन ब्लैकी के साथ आयामी दुनिया से निकल गया। आर्यन जब चल रहा था उस वक्त उसे थकान महसूस हो रही थी। जैसे ही आर्यन आयामी दुनिया से निकला, उसे दिखा कि राजगुरु सामने से आ रहे हैं। सामने से किसी को आते देखकर ब्लैकी छोटा होकर आर्यन के कंधे पर बैठ गया। जैसे ही आर्यन राजगुरु के सामने पहुंचा, आर्यन ने राजगुरु को प्रणाम किया। राजगुरु आर्यन को आशीर्वाद देते हुए बोले, विजयी भव, तो जो काम करने आए थे हो गया। जी राजगुरु, हो गया। आपको कोई काम मुझसे है? राजगुरु आर्यन बोला, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, क्या तुम्हारे पास समय है? राजगुरु ने कहा। राजगुरु की बात सुनकर आर्यन कुछ सोचकर बोला, जी राजगुरु बताइए क्या बात है? चलो मेरे साथ बैठकर बात करते हैं। वैसे बताओ, तुमने कुछ खाया है कि नहीं? राजगुरु बोले, नहीं राजगुरु, 3 दिनों से गोली के अलावा कुछ नहीं खाया है।
आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर राजगुरु ने आसपास देखा और तभी उन्हें अपने सामने एक शिष्य दिखा, जिसे देखकर राजगुरु उसे अपने पास बुलाया और बोले, जगत, कुछ नाश्ते का इंतजाम करके मेरी कुटिया में ले आओ। आखिर क्या बात करना चाहते हैं? राजगुरु आर्यन से। एपिसोड 129। राजगुरु ने अपने शिष्य जगत को नाश्ता लाने के लिए बोलकर राजगुरु आर्यन को लेकर अपनी कुटिया में लेकर चले गए। जब आर्यन कुटिया में पहुंचा तो उसने देखा कि राजगुरु की कुटिया में एक सोने का बिस्तर और बैठने के लिए 3 कुर्सियां और एक टेबल लगी हुई थी। राजगुरु उस कुटिया में रखे मुख्य कुर्सी पर बैठ गए। उसके बाद उन्होंने आर्यन को बैठने का इशारा किया। राजगुरु का इशारा मिलते ही आर्यन एक कुर्सी पर बैठ गया और राजगुरु के कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। कुछ पल इंतजार करने के बाद राजगुरु बोले, युवराज आर्यन, क्या आप ये बताएंगे कि आपने किस विधि से अपनी माँ का इलाज किया? क्योंकि मैंने भी एक बार आपकी माँ का इलाज किया था, लेकिन उन्हें ठीक नहीं कर पाया, इसलिए मैं उस विधि को जानता हूँ कि आपने किस विधि का प्रयोग किया था। राजगुरु की बात सुनकर आर्यन कुछ पल सोचा और बोला, राजगुरु, माँ के अंदर जो विष था उसका कोई इलाज नहीं था सिवाय एक के। अगर कोई हील या योद्धा उस विष को अपने अंदर समाहित करके अपने अंदर नष्ट कर सके तभी उस विष से बचा जा सकता है। राजगुरु ने जब आर्यन की बात सुनी तो वो शॉक हो गए। राजगुरु आर्यन को आश्चर्य में देखते हुए बोले, युवराज, आपके कहने का मतलब ये है कि आपने महारानी अरुणिमा के शरीर के अंदर के विष को अपने अंदर समाहित करके उन्हें बचाया था, परंतु आप उस विष से कैसे बचें? राजगुरु की बात सुनकर आर्यन ने कहा, राजगुरु, आप भूल रहे हैं कि मैं विष लोक से जुड़ा हूँ, मुझ में भी विष की शक्ति है। मैंने अपने विष की शक्ति का प्रयोग करके उस घातक विष को दबा दिया जिसने मेरी माँ को वर्षों तक परेशान कर रखा था। आर्यन ने राजगुरु को अपने परिष्कृत शक्ति के बारे में नहीं बताया, लेकिन राजगुरु समझ गए कि आर्यन उनसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं और सिर्फ मुस्कुरा दिया। दोनों कुछ और बात करने ही वाले थे कि कुटिया के द्वार पर जगत आया, जिसके हाथों में 2 प्लेट थे। जगत के साथ एक और शिष्य था जिसके हाथों में पानी का बर्तन था। जगत को देखकर राजगुरु टेबल की तरफ इशारा करते हुए बोले, यहाँ रख दो। राजगुरु के कहते ही जगत और उसके साथी शिष्य ने नाश्ता और पानी टेबल पर रख दिया। नाश्ता रखने के बाद दोनों ने राजगुरु को प्रणाम किया और वहां से निकल गया। दोनों शिष्य के जाने के बाद राजगुरु ने आर्यन को नाश्ता करने का इशारा किया। राजगुरु का इशारा मिलते ही आर्यन नाश्ता करने लगा। आर्यन को नाश्ता करते देखकर ब्लैकी भी आर्यन के कंधे से नीचे आ गया और आर्यन के हाथों से नाश्ता खाने लगा। राजगुरु ने जब ब्लैकी को देखा तो उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने पहले ही ब्लैकी को आर्यन के कंधे पर देख लिया था। राजगुरु ब्लैकी को देखते हुए आर्यन से बोले, युवराज, आपको ये तिलिस्मी जानवर कहाँ से मिल गया? ये बहुत शक्तिशाली लग रहा है। राजगुरु की बात सुनकर ब्लैकी और आर्यन दोनों ने एक पल राजगुरु को देखा। उसके बाद आर्यन ने कहा, ये ब्लैकी है, ये मुझे वही मिला था जहाँ मैं पहले था। आर्यन की बात सुनकर राजगुरु ने अपना सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला। आर्यन और ब्लैकी ने जब नाश्ता खत्म कर लिया उसके बाद आर्यन राजगुरु से बोला, राजगुरु, आपको मुझसे और कोई काम है? आर्यन की बात सुनकर राजगुरु बोले, नहीं, और कोई काम नहीं है, आप जा सकते हैं। जैसे ही राजगुरु ने कहा कि अब कोई काम नहीं है तो आर्यन उठा और राजगुरु को प्रणाम करके कुटिया से निकल गया। कुटिया से निकलने के बाद कुछ आगे चलने के बाद आर्यन ब्लैकी से बोला, ब्लैकी, मैं बहुत थका महसूस कर रहा हूँ, क्या तुम मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर राजमहल ले जा सकते हो? आर्यन की बात सुनकर ब्लैकी ने अपना सिर सहमति में हिलाया और अपना आकार बढ़ाने लगा। कुछ ही समय में ब्लैकी एक घोड़े के ऊंचाई वाले चीते में बदल गया। ब्लैकी ने जैसे ही अपना आकार बदला, आर्यन उछलकर उसकी पीठ पर बैठ गया। आर्यन के बैठने के बाद ब्लैकी ने अपनी अदृश्य शक्ति का प्रयोग करके अदृश्य हो गया। उसके बाद हवा में उड़ गया। कुछ ही समय में ब्लैकी आर्यन को लेकर राजमहल के द्वार से कुछ दूरी पर पहुंच गया। ब्लैकी कुछ दूरी पर इसलिए रुका था ताकि कोई उसके विशाल चीते वाले रूप को नहीं देख पाए। ब्लैकी के नीचे उतरने के बाद आर्यन के आसपास देखा, जब उसे कोई नहीं दिखा तो वो ब्लैकी की पीठ से उतर गया। जैसे ही आर्यन ब्लैकी की पीठ से उतरा वो दिखने लगा। ब्लैकी भी जल्दी से छोटा होकर आर्यन के कंधे पर आकर बैठ गया। ब्लैकी जैसे ही आर्यन के कंधे पर बैठा, आर्यन राजमहल की तरफ निकल गया। जैसे ही आर्यन राजमहल के द्वार पर पहुंचा, द्वार पर खड़े सैनिकों ने झुककर आर्यन का सम्मान किया। आर्यन के रास्ते में जो भी सैनिक और दास या दासी मिलता वो झुककर आर्यन का सम्मान करता। आर्यन सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गया। जब आर्यन अपनी माँ के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि इसकी माँ कुछ काम कर रही थी। जब महारानी अरुणिमा ने आर्यन को देखा तो वो बोली, आर्यन, कितने दिन हो गए राजगुरु के आश्रम गए हुए, क्या जिस कार्य के लिए तुम गए थे काम हो गया? अपनी माँ का सवाल सुनकर आर्यन ने कहा, हाँ माँ, हो गया। अब मैं थोड़ा सोने जा रहा हूँ, यही बताने आया था। सो के उठूंगा, उसके बाद आपसे बात करूंगा। ठीक है, जा आराम कर ले, तुम्हारे आंखों को देखकर लग रहा है कि कई दिनों से सोए नहीं हो, महारानी अरुणिमा बोली। आर्यन कुछ समय और अपनी माँ के कमरे में रुका और निकल गया। आर्यन अपने कमरे के पास पहुंचकर वहां खड़े सैनिक से बोला, जब तक कोई जरूरी काम न हो कोई मुझे परेशान न करे। इतना बोलकर आर्यन कमरे में चला गया और सो गया। थकान की वजह से आर्यन को जल्दी ही गहरी नींद आ गई। ब्लैकी भी आर्यन के बगल में सो गया, उसे भी जल्दी नींद आ गई।
आर्यन 2 दिनों तक सोया रहा। इस बीच महाराज हर्ष, धनंजय, कार्तिक, हर्षित और आर्यन की मां अरुणिमा भी कई बार आर्यन के कमरे में आई, लेकिन आर्यन उन्हें सोया हुआ ही मिला। आर्यन को 2 दिन से सोया हुआ देखकर सभी चिंतित लगने लगे थे। सबको चिंतित देखकर ब्लैकी बोला, जो 1 दिन बाद ही जाग गया था, आप सब चिंता मत कीजिए, आर्यन को कुछ नहीं हुआ है, वो 5 दिनों तक जगा रहा है, इसलिए वो अपनी नींद पूरी कर रहा है, वो जल्दी उठ जाएगा। ब्लैकी की बात सुनकर सब ने थोड़ी राहत की सांस ली थी। आर्यन जब 2 दिन बाद उठा तो उसने देखा कि उसकी माँ उसके बगल में बैठी हुई है। अपनी माँ को देखकर आर्यन बोला, माँ आप यहाँ कब से बैठी है? आर्यन की आवाज़ सुनकर महारानी अरुणिमा आर्यन की तरफ देखी, जो दूसरी दिशा में देख रही थी। आर्यन को जगह देखकर बोली, आर्यन तुम उठ गए बेटा, 2 दिनों से सोया देखकर हमें कितनी चिंता होने लगी थी, तुम ठीक हो ना? अपनी माँ की बात सुनकर आर्यन बोला, हाँ माँ मैं ठीक हूँ, वो थोड़ा थकान ज़्यादा हो गया था, इसी कारण 2 दिनों तक सोया रहा। आर्यन को ज़्यादा आश्चर्य नहीं हुआ कि वो 2 दिनों तक सोया रहा। उठने के बाद आर्यन ने स्नान किया और उसके बाद खाना खाया। खाना खाने के बाद आर्यन ने अपनी आयामी दुनिया की जांच की तो उसे पता चला कि आयामी दुनिया 50% विकसित हो चुकी है, वो भी 2 दिनों में। आयामी दुनिया की जांच करने के बाद आर्यन खुद से बोला, लगता है 2-3 दिन में आयामी दुनिया पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। पलक झपकते ही 2 दिन और बीत गए। इन 2 दिनों में आर्यन को कुछ ज़्यादा काम नहीं था, इसलिए उन ज़्यादा समय ध्यान करने में ही बिताया। पिछले दिन जब आर्यन ध्यान कर रहा था, उस वक्त उसे दैवीय दिल से एक भाला मिला जो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ था। आर्यन के इस भाले में पृथ्वी तत्व की अपार शक्ति थी। आर्यन के पास जो जानकारी थी उसके अनुसार अगर आर्यन भाले की सहायता से पृथ्वी तत्व की शक्ति का प्रयोग करता है तो उस शक्ति का हमला 10 गुना अधिक प्रभावी होगा। आर्यन दैवीय दिल के 4थे स्तर के अंतिम चरण में पहुंच चुका था। उसका शक्ति स्तर भी पिछले दिनों 5वें स्तर से 6ठे स्तर पर पहुंच चुका था। आर्यन पहले से अधिक शक्तिशाली बन चुका था। 2 दिन बीतने के बाद जब आर्यन ने फिर से आयामी दुनिया की जांच की तो उसे पता चला कि आयामी दुनिया पूरी तरह से विकसित हो चुका है और अब तो उसके आयामी दुनिया का प्रभाव 110 गुना बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ है कि आर्यन जो भी अभ्यास आयामी दुनिया में करेगा वो वास्तविक दुनिया से अधिक प्रभावी होगा, यानी वास्तविक दुनिया का एक दिन आयामी दुनिया के 110 दिन के बराबर होगा। ऐसे ही 1 दिन और बीत गए। आर्यन के गुरुकुल जाने का दिन आ गया था। आर्यन जाने की तैयारी कर रहा था। वो अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था, तभी उसके कमरे में उसकी माँ महारानी अरुणिमा आई। कमरे में आते ही महारानी अरुणिमा ने बोली, आर्यन तैयारी हो गई या कुछ बाकी है? अपनी माँ की बात सुनकर आर्यन बोला, हाँ माँ हो गई तैयारी, अब निकलने वाला हूँ। इतना बोलकर आर्यन ने अपना सारा सामान स्टोरेज में रख लिया। उसके बाद बोला, चलिए माँ पिताजी से भी मिलना है। आर्यन की बात सुनकर आर्यन की माँ उसके साथ कमरे से बाहर निकल गई। आर्यन अपनी माँ के साथ सीधे अपने पिता के कमरे में गया। जाने के बाद कुछ समय बात किया। उसके बाद आर्यन ने अपनी अंगुली से अपनी आयामी अंगूठी निकाली और अपने पिता को देते हुए बोला, पिताजी ये लीजिए आयामी अंगूठी, आज के बाद आपको हर्षित को जो भी अभ्यास करना है इसी आयामी दुनिया में कीजिएगा। अगर तुम ये मुझे दे दोगे तो खुद कहाँ अभ्यास करोगे? महाराज हर्ष ने कहा। अपने पिता की बात सुनकर आर्यन बोला, उसकी चिंता मत कीजिए, इस आयामी द्वार को खोलने के लिए एक चीज मेरे पास भी है, इसी कारण हम जब चाहे इस आयामी दुनिया की सहायता से एक दूसरे से मिल सकते हैं। आर्यन ने कहा, मतलब तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो? महाराज हर्ष ने आर्यन से पूछा। हाँ, मैं जब चाहे यहाँ आ सकता हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन का जवाब सुनकर उसके माता पिता दोनों खुश हो गए। महाराज हर्ष ने खुश होते हुए अंगूठी को पहन लिया। अपने पिता को अंगूठी देने के बाद आर्यन ने उन्हें सब कुछ समझा दिया। उसके बाद वो दादा महाराज, छोटी माँ और हर्षित से मिला। उसके बाद वो सबसे विदा लेकर राजमहल से निकल गया। राजमहल के द्वार पर ही आर्यन का इंतजार कार्तिक और धनंजय कर रहा था। दोनों अपने अपने घोड़े पर बैठे हुए थे। कार्तिक का घोड़ा सफेद और धनंजय का घोड़ा काला था, वही आर्यन का घोड़ा हल्का सफेद और हल्का काले रंग का था। आर्यन के घोड़े में सफेद और काला दोनों रंग था। तीनों हवा की गति से अपने घोड़े पर सवार होकर निकल गए अपनी राजधानी को छोड़कर गुरुकुल की तरफ। कुछ समय में आर्यन, कार्तिक और धनंजय सभी के आंखों से ओझल हो गए। तीनों घोड़े तेजी में आगे बढ़े जा रहे थे, किसी को रुकने का कोई विचार नहीं था। लगभग 5 घंटे के सफर के बाद कार्तिक बोला, लगता है हमें कुछ समय रुकना चाहिए ताकि घोड़े आराम कर ले, वैसे भी मुझे भूख लगी है और आगे जंगल है, जंगल में तो खा नहीं सकते। वो तीनों सुबह सुबह ही निकले थे, इसलिए अभी दोपहर ही हुई थी, इसलिए तीनों से आपसी सहमति से रुकने का फैसला किया। उन तीनों ने एक पेड़ देखकर रुके और घोड़ा को पास में बांध दिया। घोड़ा को बांधने के बाद तीनों वहीं बैठ गए। कुछ देर बैठने के बाद आर्यन कार्तिक और धनंजय से बोला, आज से तुम दोनों मुझे युवराज नहीं सिर्फ आर्यन कहोगे। आखिर आर्यन ने कार्तिक और धनंजय को उसे सिर्फ आर्यन बुलाने के लिए क्यों कहा था? एपिसोड 130। आर्यन से ये सुनकर कि वे दोनों उसे युवराज नहीं बोले, ये सुनकर कार्तिक और धनंजय एक दूसरे को देखते हैं। एक दूसरे को देखने के बाद कार्तिक ने कहा, पर ऐसा क्यों युवराज? कार्तिक की बात सुनकर आर्यन ने कहा, देखो हम जहाँ जा रहे हैं
वहाँ पहले से कई युवराज अपना दौर जमाने की कोशिश कर रहे होंगे और मैं उन भीड़ में शामिल नहीं होना चाहता, इसलिए आज से तुम दोनों मुझे सिर्फ आर्यन कहना, जैसे एक दोस्त दूसरे दोस्त को बुलाता है। आर्यन की बात सुनकर कार्तिक और धनंजय एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हुए सहमति में सिर हिला देते हैं। बात करने के बाद तीनों खाना खाते हैं, उसके बाद थोड़ा आराम करने के बाद आगे की तरफ चल पड़ते हैं। करीब 2 घंटे के सफर के बाद तीनों के सामने एक जंगल दिखता है। उस जंगल को देखकर आर्यन कार्तिक और धनंजय से बोला, इस जंगल के अलावा कोई और रास्ता नहीं है गुरुकुल जाने का। आर्यन की बात सुनकर धनंजय ने कहा, रास्ता तो है युवराज, लेकिन उस रास्ते से गुरुकुल तक पहुंचने में हमें 10 दिन लग जाएंगे और इस जंगल के रास्ते से 5 दिन। धनंजय की बात सुनकर आर्यन कुछ सोचकर बोला, ठीक है चलो इसी रास्ते से चलते हैं, लेकिन संभल कर रहना। आर्यन के इतना बोलते ही तीनों तेजी में जंगल में प्रवेश कर जाते हैं। जंगल बहुत घना था, उस जंगल में सूर्य का प्रकाश भी बहुत मुश्किल से प्रवेश कर पा रहा था। आर्यन अपने दोस्तों के साथ तेजी में आगे बढ़ रहा था। जंगल में तिलिस्मी जानवरों की आवाज गूंज रही थी, जिसके कारण कभी कभी तीनों के घोड़े डर जाते थे। करीब 5 घंटे के सफर के बाद आर्यन, कार्तिक और धनंजय जंगल कर बीचों बीच पहुंच चुके थे। जंगल के बीच का इलाका और ज्यादा भयानक दिख रहा था, ऊपर से रात्रि हो गई थी, इसी कारण जंगल पूरी तरह से अंधेरे से घिरा हुआ था। इतना अंधेरा था कि कोई किसी के पास से गुजर जाए तो दिखाई न दे। वो तो अच्छा था कि जैसे ही अंधेरा होने शुरू हुआ था, आर्यन, कार्तिक और धनंजय ने एक एक मशाल जल लिया था। तीनों दोस्त आगे बढ़ ही रहे थे कि मशाल की रोशनी में उन्हें अपने सामने कुछ दिखाई दिया। जब आर्यन और उसके दोस्तों ने गौर से देखा तो उन तीनों को दिखाई दिया कि उनके सामने एक सांप है जो 50 फीट लंबी थी। उस सांप को देखकर कार्तिक और धनंजय डर के मारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे थे। यो सांप रोड के बीचों बीच बैठा हुआ था। उस सांप को देखकर आर्यन बोला, तुम दोनों अपना ख्याल रखना, मैं इस सांप को देखता हूँ। आर्यन की बात सुनकर कार्तिक और धनंजय एक साथ बोले, नहीं आर्यन रुक जाओ, वो सांप बहुत खतरनाक हो सकता है। डर के मारे उनकी आवाज बिल्कुल धीमी हो चुकी थी। अजगर तो पहले से ही उन तीनों की तरफ देख रहा था। जैसे ही आर्यन एक कदम आगे बढ़ा, उसे सांप की शक्ति का अनुमान होने लगा, क्योंकि सांप ने अपनी शक्ति चारों तरफ फैला दी थी। सांप की शक्ति को महसूस कर आर्यन ने अपना घोड़ा पीछे छोड़कर आगे बढ़ गया, लेकिन सांप अपनी लंबाई और वजन की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। आर्यन ने आगे बढ़ते हुए सूर्यांश को बाहर निकाल लिया था। आर्यन के हाथ में सूर्यांश और दूसरे हाथ में मशाल था। कार्तिक और धनंजय चिंता भरी नजरों से आर्यन को सांप की तरफ जाते हुए देख रहे थे। वो दोनों आसपास भी देख रहे थे। उन्हें डर था कि कोई और तिलिस्मी जानवर भी वहां न आए। अगर ऐसा हुआ तो मुश्किल बढ़ जाएगी, लेकिन उन्हें कोई और तिलिस्मी जानवर नहीं दिखा। ऐसा लग रहा था कि सांप के डर से वहां कोई और तिलिस्मी जानवर यहां आने का हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ आर्यन धीरे धीरे सांप की तरफ बढ़ रहा था। उस सांप की शक्ति को महसूस कर आर्यन खुद से बोला, ये सांप तो 7वें स्तर का तिलिस्मी जानवर है। सांप का स्तर मालूम करते ही आर्यन को अपने अंदर थोड़ा सा डर महसूस हुआ, लेकिन फिर भी आर्यन आगे बढ़ता रहा। जब आर्यन अपने दोस्तों और सांप के बीचों बीच पहुंचा तो उसे एक शक्ति महसूस हुई। आर्यन ने महसूस किया कि कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है। ये महसूस करते ही आर्यन सांप की तरफ देखा। आर्यन ने देखा कि सांप मुंह खोले हुए था और उसके मुंह से अजीब सी शक्ति निकल रही था जो आर्यन को अपनी तरफ खींच रही थी। सांप की उस शक्ति को महसूस कर आर्यन बोला, ये तो मुझे निगलना चाहता है अजगर की भांति। क्या ये अजगर है? लेकिन इस जंगल अजगर पर कैसे? वो सांप लगातार आर्यन को अपनी तरफ खींचे जा रहा था। ये देखकर आर्यन अपने तलवार से सांप पर हमला कर दिया। जैसे ही आर्यन ने अपना तलवार हिलाया, उसके तलवार से सप्तरंगी ऊर्जा की एक रेखा निकली और सांप से जाकर टकरा गई। जैसे ही आर्यन का हमला आर्यन से टकराया, वो सांप दर्द से फुफकारने लगा। उसके फुफकार को सुनकर ऐसा लग रहा था आर्यन के हमले ने उसका गुस्सा और बढ़ा दिया है। वो सांप आर्यन के हमले के कारण और ज्यादा गुस्से में आ गया था। इसी कारण उसने आर्यन को खींचना और तेज कर दिया। आर्यन को सांप की तरफ खींचते हुए जाते देखकर कार्तिक और धनंजय चिंतित हो गए। कार्तिक और धनंजय ने एक दूसरे की तरफ देखा और अपने अपने तलवार को लेकर तेजी में आर्यन की तरफ दौड़े और सांप पर हमला कर दिया। लेकिन इन दोनों के हमले से उस सांप को कुछ नहीं हुआ, बल्कि उनका गुस्सा और बढ़ा दिया। आर्यन ने जब अपने बगल में कार्तिक और धनंजय को देखा तो वो बोला, हम तीनों को एक साथ हमला करना पड़ेगा, तभी शायद हम इस विशालकाय सांप को मार पाए। आर्यन की बात सुनकर दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। उसके तीनों ने एक साथ सांप पर हमला कर दिया। तीनों के हमला करते ही 3 ऊर्जा रेखा सांप से जाकर टकरा गया। ऐसा होते ही वो विशालकाय सांप फुफकारते हुए अपने शरीर को हिलाने लगा, जिसकी वजह से उस जगह की जमीन कांपने लगी। कई पेड़ उखड़ गए। अपने शरीर को हिलाते हुए सांप इंसानी भाषा में बोला, आज तुम तीनों मेरा भोजन बनोगे, आज तुम तीनों को कोई नहीं बचा पाएगा। उस विशालकाय सांप को बोलते देखकर आर्यन, कार्तिक और धनंजय को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उन्हें मालूम था कि 6ठे स्तर के ऊपर के तिलिस्मी जानवर इंसानों की तरह बात कर सकते हैं। उस विशालकाय सांप की बात सुनकर आर्यन बोला, वो तो समय ही बताएगा कि कौन किसका भोजन बनता है।
इतना बोलकर आर्यन ने एक मंत्र पढ़ा, जिसके कारण आर्यन की तलवार सुनहरी रोशनी से चमकने लगी। जैसे ही आर्यन ने मंत्र पढ़ना बंद किया, आर्यन के तलवार से एक सुनहरी तलवार निकली और सांप की तरफ जाने लगी। आर्यन को हमला करते देखकर कार्तिक और धनंजय ने भी अपना अपना हमला सांप पर कर दिया। तीनों हमला जैसे ही सांप से टकराया, सांप के शरीर पर 3 जगह घाव हो गए और खून निकलने लगे। सांप के लिए आर्यन वाला हमला ज्यादा खतरनाक था। तीनों हमले के दर्द को सहते हुए सांप फुफकरा, जिससे उसके मुंह से नीली ऊर्जा निकली और आर्यन और उसके दोस्तों की तरफ बढ़ने लगी। सांप के हमले को देखकर आर्यन जोर से चिल्लाते हुए बोला, कार्तिक, धनंजय बचो, ये इस सांप के विष का हमला है। इतना बोलकर आर्यन अपना हमला तैयार करने लगा। वही कार्तिक और धनंजय आर्यन की बात सुनकर डर गए और हमले को अपनी तरफ आते हुए देखने लगे। वो दोनों डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि आज जीवन में पहली बार उन पर विष का हमला हुआ था। कुछ ही पल में सौंप का हमला सांप और आर्यन के बीचों बीच पहुंच चुका था, लेकिन तब तक आर्यन ने अपना हमला तैयार कर लिया था। आर्यन के हाथ में इस वक्त अग्निगोला था, जिसके ताप से आसपास का वातावरण गर्म हो गया था। हमला तैयार होते ही आर्यन ने अपना अग्निगोला सांप के विष के हमले की तरफ छोड़ दिया। कुछ ही पलों में दोनों हमला एक टकरा गई। जैसे ही दोनों हमला टकराया, एक विस्फोट हुआ और नीली और लाल आसपास फैलकर एक दूसरे को नष्ट करने लगी। इस हमले से निकली आवाज जंगल में कई किलोमीटर तक फैल गई। जिस भी तिलिस्मी जानवर ने इसे सुना, वो डर के कारण दूर भाग गए। अपने हमले को नष्ट होते देखकर वो विशालकाय सांप ने आश्चर्य में आर्यन को देखा और बोला, लड़के, तुझमें काबिलियत तो है, लेकिन तेरी ये काबिलियत आज तुम्हें नहीं बचा पाएगी। विशालकाय सांप की बात सुनकर आर्यन बोला, मेरी चिंता मत कर, अपनी सोच, क्योंकि मेरा सामना करना तेरे लिए आसान नहीं होगा। तुझसे भी अधिक शक्तिशाली योद्धाओं से लड़ाई की है मैंने, तो देखते हैं आज की ये लड़ाई कौन जीतता है। बहुत समय बाद कोई लड़ने योग्य योद्धा मिला है मुझे, विशालकाय सांप ने कहा। इतना बोलकर विशालकाय सांप ने अपना मुंह खोला, जिसमें से पहले से भी अधिक शक्तिशाली नीली ऊर्जा आर्यन और उसके दोस्तों की तरफ आने लगी। उस ऊर्जा को देखकर आर्यन कार्तिक और धनंजय से बोला, तुम दोनों इसके विष का सामना नहीं कर पाओगे, इसलिए चले जाओ। इतना बोलकर आर्यन से जल्दी से अपने स्टोरेज से एक बोतल निकाला और दोनों को देते हुए बोला, अगर तुम दोनों को महसूस हो कि तुम पर विष का असर हो रहा है, तो इनमें से एक गोली खा लेना। अर्जुन की बात सुनकर कार्तिक आर्यन के हाथ से बोतल लेते हुए बोला, आर्यन, तुम अकेले कैसे लड़ोगे इस विशालकाय सांप के विष से। कार्तिक की बात सुनकर आर्यन ने कहा, तुम मेरी चिंता मत करो, मुझे इसके विष से कुछ नहीं होगा। आर्यन की बात सुनकर कार्तिक और धनंजय कुछ पीछे चले गए। उनके जाते ही आर्यन में सांप के हमले की तरफ देखा, जो उसके बहुत करीब आ चुका था। ये देखकर आर्यन ने जल्दी से अपने हाथों में अग्निशक्ति प्रकट किया और सांप के विष के हमले पर हमला कर दिया। आर्यन के हमला करते ही कुछ पल में दोनों शक्ति टकरा गई और एक विस्फोट से साथ दोनों हमले नष्ट हो गए। विस्फोट का हमला से उत्पन्न आवाज चारों तरफ फैल गई। अब आर्यन सांप से लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार था। दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला किए जा रहे थे। विस्फोट की आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, जिसे जो भी सुनता डर जाता। रात की वजह से विस्फोट की गूंज दूर दूर तक जा रही थी। लड़ाई वाले स्थान से करीब 20 किलोमीटर दूर एक कैंप लगा हुआ था, जिसमें लड़कियों का एक ग्रुप रुका हुआ था। आर्यन और सांप की लड़ाई से उठी विस्फोट की आवाज उन तक भी पहुंच चुकी थी, जिसके कारण सभी घबरा गए थे। जो लड़कियां सो रही थी वो भी जग चुकी थी। उस ग्रुप की एक लड़की बोली, आखिर ये धमाका कैसा है, कौन किससे लड़ रहा है। उस लड़की के बगल में खड़ी लड़की बोली, लगता है 2 शक्तिशाली तिलिस्मी जानवर आपस में लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आर्यन विशालकाय सांप से लड़ रहा था। सांप के शरीर पर कई जगह पर गहरे घाव थे, लेकिन आर्यन के शरीर पर कोई घाव नहीं था, क्योंकि उसके पास हीलिंग शक्ति था, जिसकी सहायता से आर्यन का हर घाव जल्दी ठीक हो जाता था। विशालकाय सांप ने अपने मुंह को ऊपर उठा लिया। जैसे ही सांप ने मुंह उठाया, आर्यन उस सांप के सामने बच्चा लगने लगा था। अब तक सांप जमीन पर लेटे लेटे ही आर्यन पर हमला कर रहा था, लेकिन अब वो किसी तरह से अपना मुंह उठा लिया था। अपना मुंह उठाने के बाद विशालकाय सांप ने अपना मुंह खोला और आर्यन को खाने के लिए अपने मुंह से आर्यन के सिर पर हमला कर दिया। जैसे ही आर्यन ने ये देखा, वो उछल कर पीछे चला गया और सांप के हमले से बच निकला और सांप का मुंह जमीन से टकरा गया। एक सांप का मुंह जैसे ही जमीन से टकराया, वहां पर दरार पड़ गई और सांप के मुंह से खून निकलने लगा। ये देखकर सांप का गुस्सा और ज्यादा भड़क गया और वो बोला, लड़के, आज तू मेरा भोजन बनकर रहेगा। क्या आर्यन सांप के हमले से बच पाया?